अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ईरान के खिलाफ अमेरिकी फौजी नाकाबंदी आज फिर से शुरू हो गई है और ये इक़दाम पाकिस्तान में फरीक़ीन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद उठाया गया है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक रोज़ कबल ऐलान किया था कि नाकाबंदी आज पीर को 2 बजे से नाफिजुल अमल होगी। बयान के मुताबिक ये नाकाबंदी तमाम ममालिक के इन जहाज़ों पर यकसा तौर पर लागू हो गई जो ईरानी बंदरगाहों और साहली इलाकों बशमुल खलीज अरब और खलीज ओमान में वाक़ तमाम ईरानी पोर्ट्स में दाखिल या वहाँ से रवाना होंगे। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों के अलावा दीगर बंदरगाहों से जानिब जाने या वहाँ से आने वाले जहाज़ों को अपने से गुजरने से नहीं रोका जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि वो अपने हॉर्मुज के तिजारती रास्ते की नाकाबंदी करेंगे, जिसे वो पहले तेहरान से मुकम्मल तौर पर खोलने का मुतालबा कर चुके थे। ये ऐलान उस वक्त सामने आया जब इतवार की सुबह नायब सदर JD Vance इस्लामाबाद में ईरानी वफ्द के साथ मुज़ाकरात किसी मुआहदे के बगैर छोड़कर अमेरिका चले गए थे। अमेरिकी फौज ने आज पीर के रोज ईरान की तमाम बंदरगाहों और साहली इलाकों की नाकाबंदी शुरू कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया कि ईरानी बंदरगाहों और साहली इलाकों में दाखिल होने या जाने वाले तमाम ममालिक के बहरी जहाज़ों के खिलाफ नाकाबंदी का इतलाक आज शाम 6:30 बजे से हो गया। इस नाकाबंदी का मतलब है कि रोजाना 2 मिलियन बैरल ईरानी तेल की मंडी में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा। 2 मिलियन बैरल तकरीबन 310 मिलियन लीटर खाम तेल के बराबर ईरान से तेल की तरसील रोकने से आलमी मंडियों से तेल का एक अहम जरिया मनखता हो जाएगा। कैपलर के आदाद शुमार के मुताबिक ईरान ने मार्च में रोजाना 2 मिलियन बैरल खाम तेल बरामद किया और अप्रैल में अब तक 1.25 मिलियन बैरल खाम तेल भेज दिया। 2025 के पूरे साल की औसत बरामद के मुकाबले जो 1.68 मिलियन PPD थी। कैपलर एक सरकर्दा डेटा और तज्जियाती कंपनी है जो आलमी तिजारत में 40 से ज़्यादा अशिया बशमुल खाम तेल, रिफाइंड मसनूआत, LPG, LNG और कुदरती गैस के बारे में हकीकी वक्त में डाटा, तज्जियात और बसीरत फराहम करती है। ताम 28 फरवरी को जंग शुरू होने से कबल ईरान की तेल की पैदावार में अचानक इजाफा देखा गया। कैपलर के आदाद शुमार के मुताबिक इस माह के आगाज तक 180 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल बहरी जहाज़ों पर लादा गया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नाकाबंदी शुरू होते ही सख्त और जारहाना इंतबाह जारी किया। अब अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? माहिरीन का कहना है कि अमेरिका वेनेजुएला का तेल बेचना चाह रहा है, इसीलिए आबना हॉर्मुज को बंद करते हुए इसकी नाकाबंदी करते हुए तमाम ममालिक को वेनेजुएला का तेल खरीदने पर मजबूर करने की भी एक कोशिश हो सकती है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग के बीच दोनों ममालिक ने पहली बार मुज़ाकरात करने पर रजामंदी जाहिर की थी। हर कोई पूरी शान और शौकत के साथ पाकिस्तान पहुंचा था, लेकिन मुज़ाकरात दूसरे दिन ही दम तोड़ गए। JD Vance ने ऐलान किया कि ईरान ने वाज़ेह तौर पर अमेरिकी शराइत मानने से इनकार कर दिया। इस बयान के बाद सबने महसूस किया कि अमन मुज़ाकरात की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, लेकिन उम्मीद अब भी खत्म नहीं हुई और दोनों दुश्मनों के दरमियान एक बार फिर 21 अप्रैल को मुज़ाकरात हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन मुज़ाकरात में कौन किस पर भारी पड़ेगा। एक्सियोस की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की नाकामी के बावजूद मैदान अभी तक खाली नहीं हुआ है। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जैसे सालिस अब दुनिया को तबाहकुन एटमी जंग के शोलों की लपेट में आने से रोकने के लिए सुपर एक्टिव हो चुके हैं। ज़राए का कहना है कि दोनों फरीक अब भी समझौते के इम्कान तलाश कर रहे हैं और 21 अप्रैल से पहले मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू करने की कोशिशें तेज हो गई है। मुज़ाकरात की मेज उस वक्त मार्केट जैसी फिदा का सामना कर रही है जिसमें दोनों तरफ से शदीद सौदेबाजी जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फौजी क़यादत में अहम और तारीखी तब्दीली करते हुए खातून को अपना पहला आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल सोसान कायल जुलाई से ऑस्ट्रेलियाई फौज की कमान संभालेगी। वो मुल्क की 125 साल फौजी तारीख में इस ओहदे पर फायद होने वाली पहली खातून होंगी। हुकूमती बयान के मुताबिक सोसान कायल मौजूदा आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्ट्यूअर्ट की जगह लेंगी। वो इस वक्त चीफ ऑफ जॉइंट कैपेबिलिटीज के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही है और एक तवील अरसे तक फौजी क़यादत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने इसे एक तारीखी लम्हा करार देते हुए कहा कि यह न सिर्फ फौज बल्कि पूरी कौम के लिए फ़ख्र की बात है। वज़ीर दिफा रिचर्ड माल्स ने भी ख़वातीन की क़यादत के लिए एक तहरीक के तौर पर कायल की तकर्रुरी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ वही बन सकते हैं जिसे आप देख सकते हैं और कायल की कामयाबी आने वाली नस्लों के लिए राह हमवार करेगी। 55 साल सोसान कायल ने 1987 में फौज में शमूलियत अख्तियार की और इसके बाद से कई अहम कमांड ओहदों पर फायद रह चुकी है। ईरान के साथ तनाज़ा और पाकिस्तान में हुए मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पोप लियो 14 ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ी तनकीद की। इसके बाद अमेरिकी सदर ने एक तवील सोशल मीडिया पोस्ट में पोप को सख्त जवाब दिया। ट्रंप ने इन पर जुर्म की रोकथाम में सुस्ती का इल्जाम लगाया।
انہوں نے خارجہ پالیسی، ایران اور امریکہ کے گھریلو مسائل پر پوپ کے خیالات پر بھی کڑی تنقید کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ڈونالڈ ٹرمپ نے لکھا، پوپ لیو جرائم کے حوالے سے کمزور اور خارجہ پالیسی کے لیے بہت خراب ہے۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس اور ویٹیکن کے درمیان تناؤ کو پھر سے بڑھا دیا۔ پوسٹ میں ڈونالڈ ٹرمپ نے پوپ پر الزام لگایا کہ وہ کووڈ-19 وبائی امراض کے دوران مذہبی اجتماعات پر سابقہ پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی حکومت پر تنقید پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے لکھا کہ پوپ اپنی حکومت کے خوف کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن وہ کووڈ-19 وبائی امراض کے دوران چرچ کو درپیش خوف کو دور نہیں کرتے۔ اس وقت پادریوں اور دیگر کو گرجا گھروں میں بڑے دعائیہ اجتماعات منعقد کرنے پر گرفتار کیا جا رہا تھا۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے بارے میں پوپ کے خیالات کو بھی نشانہ بنایا اور کہا کہ وہ اس بات سے متفق نہیں ہے جسے انہوں نے نرمی سے تعبیر کیا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر لی جنگ مینگ اور پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونالڈ ٹسک نے تعلقات کو جامع اسٹریٹجک شراکت داری تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے، جس کے تحت دونوں رہنماؤں نے دفاعی تعاون کو تعلقات کا مرکز بنایا۔ آج پیر کو صدارتی بلیو ہاؤس میں رہنماؤں کے درمیان مذاکرات سے قبل بیانات میں لی نے کہا کہ دونوں ممالک 2022 میں طے شدہ $44 بلین کے فریم ورک معاہدے کے تحت دفاعی صنعت میں تعاون کو مزید توسیع دیں گے۔ لی نے کہا کہ جنوبی کوریا کی ٹیکنالوجی اور فخر کا منبع ہونے والے K2 ٹینک، خود کار کروزر کے 9 ہلکے حملہ آور طیارے FA-5 اور چینمو کثیر راکٹ لانچرز اب پولینڈ کے وسیع علاقے اور اس کے عوام کا دفاع کر رہے ہیں۔ جنوبی کوریا کے رہنما نے کہا کہ یہ شراکت اسلحے کی فروخت سے آگے بڑھی ہے، جس میں مشترکہ پیداوار، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور تربیت بھی شامل ہے۔ ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے آج پیر کو بیجنگ کے 3 روزہ دورے کے آغاز پر چین کے ساتھ یورپی یونین کے تجارتی عدم توازن کو ناقابل برداشت قرار دیا۔ وہ چین کے ساتھ اقتصادی روابط مضبوط کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ اسپین کو بیجنگ اور 27 رکنی یورپی یونین کے درمیان ایک پل کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرنے والے سانچیز کا یہ گزشتہ 4 سال میں چین کا چوتھا دورہ ہے۔ چین کے ساتھ یہ تعلقات امریکہ کے ساتھ اس ملک کی کشیدگی کا مظہر ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے محصولات نے مغربی رہنماؤں میں تشویش پیدا کی ہے، جن میں برطانیہ، کینیڈا اور جرمنی کے رہنما بھی شامل ہیں، اور وہ قریبی تعلقات کی تلاش میں حالیہ مہینوں میں بیجنگ کا رخ کر چکے ہیں۔ تاہم سانچیز نے زور دیا کہ یورپی یونین اور چین کے درمیان تجارت غیر متوازن ہے اور بیجنگ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یورپی درآمدات کے لیے اپنے دروازے کھولیں۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک نے آج ایک 2 ٹوک اپیل جاری کی کہ ابنائے ہرمز کے ذریعے محفوظ اور بلا تعطل آمد و رفت فوری طور پر بحال کی جائے، اور خبردار کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی دنیا کی نہایت اہم جہاز رانی گزرگاہوں میں سے ایک کو غیر مستحکم کرنے کا خطرہ رکھتی ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے وزرائے خارجہ نے تمام فریقوں سے مطالبہ کیا کہ وہ سمندری عملے کے تحفظ کو یقینی بنائیں اور اس اسٹریٹجک راہداری سے گزرنے والے جہازوں اور طیاروں کی سلامتی برقرار رکھیں۔ یہ اپیل اس وقت سامنے آئی جب ابنائے سے گزرنے والی بحری آمد و رفت تقریباً رک چکی ہے، جس کی وجہ سے ایران کی بندرگاہوں پر امریکہ کی جانب سے نئی اعلان کردہ ناکہ بندی ہے۔ آسیان کے وزراء نے واشنگٹن اور تہران پر زور دیا کہ وہ مذاکرات کی میز پر قائم رہیں اور اس بات پر زور دیا کہ صرف مسلسل مکالمے ہی تنازعات کے مستقل خاتمہ اور طویل مدتی علاقائی استحکام کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ فلسطین اور اردن نے اسرائیل کے انتہا پسند وزیر قومی سلامتی ایتامر بن گوئر کے مسجد اقصی پر اشتعال انگیز دھاوے کی اور یہودی عبادت گزاروں کو مسجد میں زیادہ سے زیادہ داخلے کی سہولت فراہم کرنے کے عزائم کی شدید مذمت کی ہے۔ قومی سلامتی کے وزیر بن گوئر نے مسجد کے احاطے میں بنائی گئی ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ مجھے آج یہاں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں اس جگہ کا مالک ہوں۔ ابھی بہت کچھ کرنا اور بہتر بنانا باقی ہے۔ میں وزیر اعظم پر مسلسل دباؤ ڈال رہا ہوں کہ وہ مزید یہ اقدامات کریں۔ ہمیں مزید بلندیوں کی طرف اور ہمیشہ آگے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ 2022 میں عہدہ سنبھالنے کے بعد سے بن گوئر کم از کم 16 بار مسجد اقصی پر دعویٰ بول چکا ہے اور وہ اسرائیل میں تیزی سے بڑھتی ہوئی غیر قانونی آبادکاری تحریک کا حصہ ہے۔ فلسطین وزارت خارجہ نے بن گوئر اور آبادکاروں کے مسجد اقصی پر مسلسل دعووں کی مذمت کی ہے۔ جاری کردہ بیان میں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ان دوروں کا مقصد غیر قانونی آبادکاروں کی دراندازی کو معمول بنانا اور وقت اور جگہ کے اعتبار سے مسجد اور اس کے صحنوں پر تقسیم کو مسلط کرنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسلام آباد مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہراتے ہوئے کہا کہ ایران MOU پر دستخط کے قریب پہنچ چکا تھا، تاہم اسے سخت ترین مطالبات بدلتے ہوئے اہداف اور ناکہ بندی کا سامنا کرنا پڑا۔ عباس عراقچی نے آج پیر کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ کوئی سبق نہیں سیکھا گیا، خیر سگالی سے خیر سگالی جنم لیتی ہے اور دشمنی سے دشمنی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ گزشتہ 47 سالوں میں اعلیٰ ترین سطح پر ہوئے ان مذاکرات میں ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ سے نیک نیتی کے ساتھ بات چیت کی، تاہم اسلام آباد MOU کے قریب پہنچنے پر امریکہ کی جانب سے سخت شرائط اور ناکہ بندی کے اعلان کا سامنا کرنا پڑا۔
वज़ीर के बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने मुज़ाकरात की नाकामी का हवाला देते हुए ईरान की बहरी नाकाबंदी का हुक्म जारी किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आबना हरमुज की नाकाबंदी के ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 8% इजाफा हो गया, जिसके बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत $102 फी बैरल से तजावीज़ कर गई। तिजारती आदत शुमार के मुताबिक यह हालिया बरसों का बड़ा इजाफा है। हफ्ते को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था। इससे कबल चारशंबे की रात सदर ट्रंप ने तेहरान के साथ 2 हफ्तों की जंगबंदी के मुआहदे का ऐलान किया था। इतवार को अमेरिकी वफ्द के सरबराह नायब सदर जेडी वेंस ने ऐलान किया कि तवील मुज़ाकरात के बावजूद ईरान और अमेरिका किसी मुआहदे पर पहुंचने में नाकाम रहे हैं, जिसके बाद अमेरिकी वफ्द बगैर किसी डील के वतन वापस रवाना हुए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि आज पीर के रोज़ ईरान की बंदरगाहों की तरफ जाने और वहां से निकलने वाली हर किस्म की बहरी नकल व हरकत की नाकाबंदी कर दी गई। एबी यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम के एक हालिया सर्वे के मुताबिक इसराइल की करीब 2/3 आबादी ईरान के साथ हो रही जंगबंदी की मुखालिफत कर रही है। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस हवाले से राय आमा मुनक़सिम है कि आया इसराइल को इस 2 हफ्तों की आर्जी मोहलत का एहतराम करना चाहिए या ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर देने चाहिए। ये गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी में हुई जंगबंदी के बाद किया जाने वाला पहला कौमी सर्वे है। अगरचे इस्लामाबाद में हुए मुज़ाकरात किसी हतमी और बड़े मुआहदे तक पहुंचने में नाकाम रहे, लेकिन इस आर्जी जंगबंदी ने ईरान पर अमेरिकी और इजरायली फिज़ाई हमलों को फिलहाल रोक दिया है। इस जंगबंदी के बावजूद इसराइल और लेबनान की सरहद पर कशीदगी कम नहीं हुई है, जहाँ ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप हिजबुल्लाह और इजरायली फौज के दरमियान लड़ाई बदस्तूर जारी है। सर्वे के मुताबिक 61% से ज्यादा इजराइलियों का ख्याल है कि यह जंगबंदी हिजबुल्लाह के साथ जारी लड़ाई पर लागू नहीं होनी चाहिए, जो कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान का एक बुनियादी मुतालबा है। जब इजराइलियों से पूछा गया कि इनके मुल्क को ईरान के बारे में क्या करना चाहिए, तो 39% ने हमले जारी रखने की हिमायत की, जबकि 41% का ख्याल है कि जंगबंदी का एहतराम किया जाना चाहिए और 19% ने किसी हतमी राय का इजहार नहीं किया। हज सीजन 2026 की तैयारियों के हवाले से वजारत दाखिला ने आज पीर से मक्का परमिट पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। सऊदी खबरसां NCSPA के मुताबिक वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हज सीजन के दौरान मक्के मुकर्रमा में दाखिले के लिए लाजमी परमिट के इजरा का अमल भी शुरू कर दिया गया। वजारत ने इन अफराद को हिदायत दी कि जिनके अकामा मक्के मुकर्रमा शहर के अलावा है और वो अपनी पेशेवाराना जिम्मेदारियों के लिए मक्का या मुशायरा मुक़द्दसा में जाते हैं, इन्हें चाहिए कि वो रवां हज सीजन के लिए मक्का परमिट के इजरा के लिए अबशर या मुकीम प्लेटफॉर्म पर दरख्वास्त जमा कराएं, जिसका जायजा लेने के बाद डिजिटल परमिट जारी कर दिया जाएगा। वजारत ने परमिट के लिए यूनिफाइड पोर्टल मनसबा तसरी भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए मक्का व मुशायरा मुक़द्दसा परमिट जारी किया जाता है। वजारत का कहना है कि हज वीज़ा होल्डर्स के अलावा किसी को भी 18 अप्रैल से मक्के मुकर्रमा में दाखिल होने या वहां क़याम करने की इजाज़त नहीं होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान को आज पीर के रोज़ अपने ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। सरकारी खबरसां NCSPA के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी अमन मुज़ाकरात के बाद की ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया और इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। इससे कबल ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने बताया था कि अब्बास इराक़ची ने क़तर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें अमन मुज़ाकरात पर बातचीत की गई। ईरान जंग के हल में मसरूफ पाकिस्तान एक ऐसे जाल में फंस गया है जिसे ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। मुत्तहिदा अरब इमारात ने अचानक अपने पुराने खर्च की वापसी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान को अप्रैल के आखिर तक तकरीबन $3.5 बिलियन UAE को अदा करने हैं। पाकिस्तान के ज़खायर को खतरनाक सतह तक कम होने से बचाने के लिए अब सऊदी अरब और क़तर ने मुश्तरका तौर पर $5 अरब के बेल आउट की पेशकश की है, लेकिन ये कोई खैरात नहीं है। शराइत ऐसी है कि जान निकल जाए। मुत्तहिदा अरब इमारात ने 2018-19 के दौरान पाकिस्तान को मुआशी बहरान से बचाने के लिए ये रकम पाकिस्तान के मरकजी बैंक में महफूज डिपॉजिट के तौर पर रखी थी। पाकिस्तान को इस खर्च पर तकरीबन 6.5% की बहुत ज़्यादा शरह सूद अदा करनी पड़ती थी। इससे कबल मुत्तहिदा अरब इमारात हर साल इस खर्च की तजदीद करता था। ताहम हाल ही में मुत्तहिदा अरब इमारात ने शराइत को सख्त कर दिया है। पाकिस्तान न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसे पूरे साल के बजाय सिर्फ 1 से 2 माह के लिए 17 अप्रैल 2026 तक तजदीद किया और फिर अचानक पूरी रकम $3.5 बिलियन फौरी तौर पर वापस मांग लिए। सऊदी अरब और क़तर मुत्तहिदा अरब इमारात के खर्च की अदायगी और बैनुल अक़वामी मालियाती फंड यानी IMF की शराइत को पूरा करने के लिए मुश्तरका तौर पर $5 बिलियन की फंडिंग फराहम कर रहे हैं। ताहम सऊदी अरब का मौक़िफ़ अब पहले जैसा दोस्ताना नहीं रहा। सऊदी अरब ने वादे कर दिया कि अब खैरात या आसान रकम नहीं मिलेगी। सऊदी अरब ने इससे कबल पाकिस्तान को तकरीबन 3% से 4% की शरह सूद पर रियायती कर्जे फराहम किए थे। अगरचे इसने नए $5 बिलियन के पैकेज के लिए शरह सूद का बाज़ाब्ता ऐलान होना बाकी है। सऊदी अरब ने वाज़ेह किया है कि कोई भी खर्च सूद से पाक नहीं होगा।
یہ سود پر مشتمل قرض ہوگا، عام طور پر تجارتی شرائط کی بنیاد پر UAE کی 6.5% شرح یا اس کے قریب۔ ہندوستان میں ایرانی سفیر ڈاکٹر محمد فتح علی نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہندوستانی بحری جہازوں کو آبنہ ہرمز کے ذریعے محفوظ راستہ فراہم کرنا ہماری ضمانت ہے۔ ایران ہندوستانی جہازوں کے گزرنے کے لیے خصوصی انتظامات کر رہا ہے۔ انہوں نے بھارت کو ایک قابل اعتماد پارٹنر قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس نے ناکہ بندی کی تو امریکہ کو نتائج بھگتنے ہوں گے۔ ڈاکٹر محمد فتح علی نے کہا کہ تہران اور نئی دہلی کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں اور ایران ہرمز سے ہندوستانی جہازوں کو نکالنے کے لیے خصوصی انتظامات کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستانی بحری جہازوں کے لیے محفوظ راستہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان بات چیت ہوئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ہندوستان کو ان 5 اہم ممالک میں شامل کیا ہے جن کے ساتھ سفارتی تعلقات کو ترجیح دی گئی ہے۔